नमस्कार साथियों, मैं केपी सर आपके सामने हाजिर हूं एसएलसी क्लासेज में और आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए जो जीके का पार्ट है उसमें, और उसमें इंडियन पॉलिटी में आपका जो संविधान की जो बातें हैं उनमें क्या क्या बातें दी गई हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए हम आपके साथ हाजिर हैं। साथियों, सिलेबस जो होता है वो ये तय करता है कि मुझे कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है और कितने टाइम में मुझे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरियन भर्ती सेकंड ग्रेड फरवरी में होने वाली है, आज हम बात करें आज जुलाई में, तो अपने पास 4-5 महीने का जो 5 महीने का जो टाइम बचा, इसमें हमें ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है। एक हमारा सब्जेक्ट का पेपर है, एक हमारा जीके का पेपर है। जीके वाले पेपर में पॉलिटी में क्या क्या है, भारतीय संविधान पूरा हमें नहीं देखना है, क्या क्या है उसकी हम बातें करना है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस को लेकर बात करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम क्या करेंगे, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। पाठ्यक्रम जो है, इसको पाठ्यक्रम आप कह सकते हो या आप सिलेबस कह सकते हो, है ना, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले। इस पाठ्यक्रम में, इस सिलेबस में आरपीएससी ने जो एग्जाम करवाएगा आपका क्या क्या दिया है उसकी हम बात करें। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। आइए देखिए, पहला भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात हम करने वाले हैं। इस भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पहला जो पॉइंट आपके सिलेबस में दिया है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1919-1935 के संदर्भ में संविधान निर्माण और उसकी मुख्य विशेषताएं। दो अधिनियम आपको पढ़ने हैं। कौन कौन सा है, 1919 और 1935। ऐसा नहीं कि दो ही पढ़ने हैं, इनके विशेष संदर्भ में भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। पहला पॉइंट है संविधान निर्माण हुआ। तो संविधान निर्माण होने के बाद क्या होता है, आगे आइए। संविधान निर्माण के बाद आपके लिए जो सिलेबस में दूसरा पॉइंट दिया है वह है मौलिक अधिकार। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जिसको आप कह सकते हैं, ये मूल अधिकार आपके सिलेबस का हिस्सा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, यहां से बहुत बार सवाल उठते हैं। इस मूल अधिकार में अंबेडकर का और संविधान निर्माण में अंबेडकर का क्या योगदान था, ये बातें भी हमें करनी है। तो यहां दो चैप्टर हैं, एक है मूल अधिकार और दूसरा है इनके साथ अंबेडकर का योगदान। ये आपके सिलेबस में लिखा है कि मूल अधिकार तो पढ़ने पढ़ने, संविधान निर्माण में और मौलिक अधिकारों के निर्माण में अंबेडकर का क्या योगदान भारतीय संविधान में रहा था, ये चर्चाएं हमें करनी है। मौलिक अधिकार और अंबेडकर का योगदान। अगला चैप्टर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएस डीपीपीएस जिसको कह सकते हैं। बेसिक जो राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है जो हमारे लिए है, अर्थात नागरिकों के प्रति जो राज्य अपने दायित्व निभाएगा उसकी हमें चर्चा करनी है। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। साथियों, सिलेबस की चर्चा हम आपसे इसलिए कर रहे हैं, बहुत सारे जो बच्चे नए होते हैं उनको पता नहीं होता, बार बार कहते हैं सर क्या टॉपिक पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट तो करने ही करने। आप देखेंगे हमें पढ़ना क्या है। जैसे मैं केपी सर आपसे रूबरू हूं कि हम पॉलिटी का एक पार्ट पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी में सेकंड ग्रेड में आपके लिए क्या क्या है, कितना पढ़ना है, ये क्या टॉपिक्स हैं, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों देखो, एक तरीका होता है पेपर बनाने का, जो पेपर सेटर होता है उसको पता होता है कहां से क्वेश्चन उठाना है, कैसे उठाना है, ये बात हमें समझनी है। तो ये टॉपिक वाइज हम जो चर्चा करें वो इसीलिए की जा रही है ताकि हम इसकी बात करें। तो राज्य के जो दायित्व है, राज्य की जो ड्यूटीज है आम आदमी के लिए, हमारे लिए, ये हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक जो आएगा वो मूल कर्तव्य है ना। जो मूल कर्तव्य, जो जनरल ड्यूटी जिसकी आप बात कर सकते हो ना, ये मूल कर्तव्य हमारे सिलेबस का हिस्सा है। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आपको पता ही होगा। तो जैसे ही आवश्यकता महसूस हुई, हमने क्या किया, 46वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में डाल दिया गया। तो बेसिक आप ये मूल के साथ ये ना समझ जाएं कि मूल कर्तव्य ओरिजिनल संविधान में थे, मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। पूरी चर्चाएं हम करेंगे। आज हम केवल इतनी सी बात करें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे आप खाना खाने जाते हैं तो खाने से पहले, भले आप घर में खाएं भले आप होटल्स में खाएं, पहले पूछते भाई साहब क्या क्या है, तो उसके बाद हम सोचते कि मुझे कब क्या चीज खानी है, क्या मंगवाना है। ऐसा ही सिलेबस में क्या क्या है, फिर क्या क्या पढ़ना है, ये हम सारी चर्चाएं आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो पॉइंट आएगा वो आता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक। ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है, देश का
प्रथम या सर्वोच्च नागरिक आप कह सकते हो। ये राष्ट्रपति की बात हम करेंगे। साथियों यहां ध्यान दो, राष्ट्रपति का उल्लेख जो संविधान के भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5 में। और इस भाग 5 को संघ सरकार का पार्ट आप कह सकते हैं, संघ सरकार। और ये पार्ट जो बहुत बड़ा है, संघ सरकार में जैसे कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, ये सारी बातें हैं। पर यहां ध्यान दो, आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस बनाया है वो टुकड़ों में बीच बीच से चीजें उठाई हैं। जैसे इस संघ सरकार का एक पार्ट उठा लिया राष्ट्रपति, पूरी कार्यपालिका नहीं उठाई है, राष्ट्रपति उठा लिया। अब राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं डाला गया है। तो राष्ट्रपति के बाद जो सीधा आएगा वो आएगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद इसके साथ जोड़ा गया है। तो ये हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक, राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, पीएम आप इसको कह सकते हैं। तो संघ सरकार की दो ही बातें आपको ध्यान देनी, ना आपको संसद पढ़ना है, ना आपको सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना है। जीके में ये पार्ट बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम आपसे मैं मिलने आया हूं, बात करने आया हूं, ताकि आपको ये पता चले। क्योंकि आप जैसे कोई गाइड वगैरह लेते हैं या कई बार पढ़ाने वाले भी देखते हैं कि संसद पढ़ा दे, देखिए हमें वो पढ़ना ही नहीं है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। कई बार बच्चों के मन में आता है कि सर सवाल आ गया तो, भाई ऐसे तो फिर पूरा संविधान ही पढ़ लो आप लोग, सवाल आ गया तो। अगर सवाल आता है तो हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल आया, जो सबके लिए एक जैसा ही होगा। अगर कोई भी सिलेबस के बाहर से आएगा तो वो आपके लिए भी होगा, और दूसरे जो आपके कंपटीटर हैं, जो आपके साथ एग्जाम देने बैठे हैं, उनके लिए भी होगा। तो साथियों ध्यान दो, हमें पहले वो तैयार करना जो हमारे पूरे सिलेबस का हिस्सा है। एक अगर सवाल आए तब भी कोई खास वजह नहीं है, क्योंकि हमारे पास 99 तो वो सेम टू सेम रखा हुआ ही है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बातें हम करेंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो आता है राजनीतिक दल और दबाव समूह। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये आपको पढ़ना है। ये जो दबाव समूह है ये एक नया चैप्टर है, ये बिल्कुल सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल डाला गया है। और दबाव समूह है क्या होता है? किसी भी सरकार पर, जैसे छात्र, व्यापारी, मजदूर, ऑटो चालक, टैक्सी चालक, ये जो समूह होते हैं, जैसे मैं कह दूं छात्र समूह है, सरकार पे प्रेशर डालते हैं कि हमें फीस कम करो। जैसे मजदूर यूनियन ने प्रेशर डाला कि इतनी मजदूरी दर करो, ऑटो यूनियन ने प्रेशर डाला कि ऑटो खड़े करने के स्टैंड दो। तो ये जो एक संगठन, एक निश्चित उद्देश्य को लेकर जो समूह बनाए जाते हैं और सरकार पर जो दबाव बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? दबाव समूह कहलाता है। ये हमारा अगला चैप्टर रहेगा जो केवल सेकंड ग्रेड में स्पेशल तौर पर डालेगा, दबाव समूह। दबाव समूह की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कहां से मानी जाती है? यूरोप से मानी जाती है। तमाम बातें हम करेंगे। अगला जो पार्ट आता है वो आता है भारत की विदेश, ये थोड़ा सा प्रिंट, विदेश नीति, भारत की विदेश नीति। और इस विदेश नीति में नेहरू का योगदान। देखिए भारत की विदेश नीति को तटस्थ नीति कह सकते हैं, गुटनिरपेक्ष कह सकते हैं। और इस विदेश नीति का जनक जो है, या भारत के पहले विदेश मंत्री जो है, विदेश नीति के जनक जो हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक जो हैं, पंचशील सिद्धांत की तमाम जो बातें विदेशों के साथ जो देश आजाद होने की बात हमने करी, वो किसको माना जाता है? नेहरू को माना जाता है। इस विदेश नीति में नेहरू का जो योगदान है उसकी चर्चा हमें करनी है। मतलब विदेश नीति क्या है, भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति के समक्ष समस्याएं क्या है, इनकी बातें हमें करनी है। साथ साथ इस विदेश नीति में आज जो चल रहा है वो कहां से शुरू हुआ, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किसने किया, नेहरू का जो योगदान था उसकी हमें अलग से चर्चाएं करनी है। ये भारत की विदेश नीति को आपको अलग से ध्यान रखना है। उसके बाद एक टॉपिक और आता है, ये दो चैप्टर है एक्चुअली। एक तो है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ का मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। ये तो हो गया यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी चर्चा हमें करनी है, भारत के संदर्भ में चर्चा करनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा किसके संदर्भ में करेंगे? भारत के संदर्भ में करेंगे। दूसरा जो इसके साथ टॉपिक जो हमने जोड़ा है वो है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, है ना। वैश्वीकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव क्या है, सकारात्मक प्रभाव क्या है। जैसे अभी अब वैश्वीकरण होता क्या, ग्लोबलाइजेशन होता क्या, पूरी दुनिया एक जगह सिमट जाए। आप पेरिस नहीं जा रहे, सीन नदी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक में वहां क्या चल रहा है ये आप यहां बैठे बैठे देख रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन है। हमारे यहाँ पुरातन काल में दंत मंजन के लिए नीम का जो दंत मंजन था वो बहुत बेहतर माना गया। अमेरिका में बिक रहा है, अमेजोन पे बिक रहा है ना, फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है। अमेरिका में यहाँ का दंत मंजन बिक रहा है, हमारे यहाँ का प्रोडक्ट अमेरिका में आज बिक रहा है, वहां के लोग खा रहे हैं। आप अमेरिकन पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वहां
हमारे यहाँ, और वो हमारे यहाँ का दंत मंजन इस्तेमाल करें। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण। पूरी दुनिया एक जगह सम्मिलित हो जाए, वैश्वीकरण कहते हैं। वहां की भाषा आप सुन रहे हैं, हमारी भाषा वो सुन रहे हैं, हमारे कपड़े कल्चर वो इस्तेमाल करें, उनका कल्चर हम इस्तेमाल करें। ये सारी बातें क्या है? वैश्वीकरण कहलाती है। तो वैश्वीकरण क्या है, कितने प्रकार का है? जैसे 3 प्रकार का वैश्वीकरण है। तो ये सारी बातें हम करेंगे। इसके साथ साथ ये जो है ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा, यूएनओ आ जाएगा, और ये सारी बातें आ जाएंगी। तो ये जो पार्ट है इसमें लगभग ये 9-10 आपके चैप्टर हैं इंडियन पॉलिटी। देखिए राजस्थान पॉलिटी का एक अलग पार्ट है। सिलेबस पे अगर आप चर्चा करोगे तो 2 भागों में बांटा गया इसको, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। तो ये जो 9 पॉइंट है ये तो इंडियन पॉलिटी के हैं, तो दूसरे पॉइंट है वो राजस्थान पॉलिटी के। ये आपको ध्यान रखना। तो ये एक अलग से पार्ट है राजस्थान पॉलिटी का, सॉरी इंडियन पॉलिटी का। राजस्थान पॉलिटी के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया, वो एक अलग है, ये अलग है। यहां हम अलग बात कर रहे हैं और वहां हम अलग बात करें। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा एसएलसी क्लासेस का मतलब है, नाम का मतलब है भरोसा। हम आपको उतना देंगे जो आपके सक्सेस होने तक काम आए, है ना। तो जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी सारे लोग शेयर कर दीजिए। और इस सिलेबस की चर्चा के बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे पहले टॉपिक से, जैसे भारतीय संवैधानिक विकास की यात्रा के साथ शुरुआत करेंगे और समाप्ति ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भारतीय संवैधानिक विकास से शुरू करेंगे और दुनिया एक जगह से मिले तो यहां आकर एंड करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसको समझें और उसके बाद जुड़ जाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।